माँ मुझे बीवी के करीब न जाने देती। कहती जिस दिन तुमने बीवी को हाथ लगाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं माँ को समझाता कि ये गुनाह है, मुझे बीवी के हुकूक पूरा करने हैं। माँ एक ना सुनती बल्कि वो मेरी बीवी को रात को अपने साथ सुलाती। बीवी रो रो कर कहती तेरी माँ पर अल्लाह का अजाब आएगा। मान रमजान का महीना लगा तो दूसरे रोजे वाले दिन मेरी माँ मर गई। मगर इस वक्त मेरा दिल फट गया जब मेरी माँ की मैयत को आग लग गई। और बीवी, मेरा नाम कासिम है और मेरी माँ का नाम मरियम है। मेरी माँ अपने जमाने में बहुत खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। उनको हमेशा से अपने ऊपर बहुत गुरूर रहा था। उन्होंने अपनी बाकी देवरानियों पर बहुत रोब जमाए रखा। फिर वक्त के साथ साथ सब लोग अपना अपना घर बनाकर अलग हो गए। मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ को अल्लाह ने बस एक ही बेटा दिया यानी कि मैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे भी बहुत पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि पूरे खानदान में मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे अच्छी नौकरी भी मेरी ही थी। अब वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी पसंद की थी जो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन उम्मी की एक शर्त बड़ी अजीब थी। उम्मी ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैं इस बात पर हैरान हुआ कि जो औरत खुद पढ़ी लिखी है वो पढ़ाई के क्यों खिलाफ है। उम्मी ने कहा पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार होती हैं। समझदार लड़कियों को काबू करना मुश्किल होता है। मैंने उम्मी को कहा कि उम्मी काबू करके क्या करना, हम लोग घर में तीन ही तो हैं। अगर वो काम करेगी तो उसके करने के काम कितने होंगे। अम्मी ने कहा तुम्हें अपनी चूंच चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बीवी लाकर दे रही हूं, तुम इसी पर चुप हो जा। मैं भी खामोश हो गया। लेकिन मेरी बीवी खूबसूरत थी, बस मुझे और किसी बात से मतलब नहीं था। मेरे बाबा बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बीवी को सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस घर की मालिकन कभी नहीं होगी। मेरी शादी हो गई। शादी की पहली ही रात अम्मा मेरे कमरे में आ गईं। वो मेरी बीवी से कुछ सवाल पूछ रही थीं। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। जब उन्हें तसल्ली हुई तो वो वहां से चली गईं। उन्होंने कहा कि लड़की बुरी नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था वो याद रखना। अभी वो बाहर निकली ही थीं कि मुझे उनकी चीख सुनाई दी। घर में कुछ मेहमान भी मौजूद थे, वो सब भी इसी तरफ भागे। उम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। हम इनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उनके सामने यही कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अलहदगी में बताया गया कि आपकी मां अब कभी नहीं चल सकती। ज्यादा जोर आने की वजह से उनकी टांग हमेशा के लिए फारिग हो गई है, यानी वो अपनी टांग को नहीं हिला पाएंगी। मेरे लिए ये खबर बहुत बुरी थी। मेरी मां माजूर हो गई थी। खानदान वाले कह रहे थे सारी जिंदगी लोगों पर रोब जिमती रही, लोगों को बातें करती रही, गुरूर करती रही, तो गुरूर की सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ये बात मेरी उम्मी के सामने बोल सके। इसीलिए सब उम्मी को तसल्लियां दे रहे थे। मेरी बीवी अभी अभी घर में आई थी। इतना बड़ा मसला बन गया। मेरी उम्मी ने इसका इल्जाम मेरी बीवी पर लगा दिया और कहा कि इस मनहूस के कदम ही भारी थे। लेकिन सबको अच्छी तरह पता था कि उम्मी खुद ही अपनी गलती की वजह से गिरी थी। उन्होंने बहुत ऊंची हील वाला जूता पहन रखा था। उनको ऐसे लगता था कि जिन लोगों का कद लंबा होता है दुनिया उनसे डरती है। वो वैसे ही लंबे कद की थी, लेकिन फिर भी अपने आप को मजीद लंबा दिखाने के लिए हमेशा ऊंची एड़ी वाला जूता पहना करती थी। मैंने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा था। हमारे शुरू शुरू के दिन थे। मेरी बीवी ने कहा यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब उम्मी का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा।
उसने कहा, हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। मेरी बीवी उम्मी का बहुत ख्याल करती थी, लेकिन उम्मी फिर भी उसे उल्टी सीधी बातें सुनाती थीं। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। अम्मी ने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको यही बताया गया कि वो एक दिन ठीक हो जाएंगी। इनसे उठा न जाता तो वो गुस्सा भी मेरी बीवी पर निकालती थी। मेरी बीवी पहले तो खामोशी से सब कुछ करती रही, और अब उसके मुंह में भी जबान आ गई थी। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, मेरी माँ मुझे अपनी बीवी के करीब नहीं जाने देती थी। इसे लगता था अगर मैं उसके करीब गया तो घर में कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हालांकि ये सब गुनाह की बात थी, मगर मैं फिर भी माँ की बात मान रहा था। एक दिन बीवी मुझे कहने लगी, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। मैंने इसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करने की? वो हैरान रह गई। शायद इसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी गुस्सा कर जाऊंगा। वो सारी रात रोती रही, पर मैंने इसे चुप न करवाया। एक पल को मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे उसे चुप करवाना चाहिए। इसे कहना चाहिए कि चुल्लू जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं कहना। लेकिन फिर मैंने कहा, अगर ऐसा करूंगा तो ये बिगड़ जाएगी। मैं चुपचाप सो गया। अगले रोज मेरी उम्मी से मिलने के लिए इनकी एक पुरानी दोस्त आई जिसको मैं बचपन से जानता था। उम्मी ने इसको भी मेरी बीवी की बहुत बुराइयां की। उसने मुझे कहा, तुम्हारी बीवी तो बड़ी जालिम है, तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारी माँ सारी रात अकेले रहती है, पानी पीने के लिए बैठी रहती है, कोई इसे पानी पिलाने वाला नहीं होता। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को अपनी माँ के कमरे में सिलाया करो। मैं इस बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया था। मेरी माँ भी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। पीछे से कहने लगी, ये क्यों अपनी बीवी को मेरे कमरे में सुलाएगा? उसको तो अपनी पड़ी है, ये तो अपने बारे में सोचता है। मैं उम्मी को कैसे समझाता कि वो कभी भी नहीं चल सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जिद करना शुरू कर दी कि अपनी बीवी को रात को मेरे कमरे में सिलाया करो। मेरी बीवी पूरा दिन भी उनके काम करती, रात के वक्त भी उनके कमरे में होती। जाहिर है इसे रात को बार बार उठना पड़ता था। मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि तुम्हें आज से उम्मी के कमरे में सोना होगा। मेरी बीवी इस बात पर खुश नहीं थी। वो अब रात को मेरी उम्मी के कमरे में सोती थी। उम्मी रात को कभी इससे पानी मांग तो कभी दवाई, तो कभी अचानक से उनको किसी चीज को खाने का दिल करता तो वो मांग, साथ साथ बातें भी सुनाती। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मेरी बीवी उम्मी के कमरे से वापस आ रही थी और मैं काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने इसे कहा, मेरे लिए नाश्ता बना दो। उसने कहा, 1 मिनट, हाथ मुंह धो लूं फिर आपके लिए नाश्ता बनाती हूं। जब वो बाथरूम की तरफ जा रही थी तो मैंने इसकी चाल को नोट किया, वो कुछ अजीब सा चल रही थी। वापस आई तो मैंने इससे नहीं पूछा कि क्या मामला है। उसने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन मैंने अगले 2 दिन यही बात नोट की थी कि जब मेरी बीवी उम्मी के कमरे से वापस आती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। इसकी चाल खराब होती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया। मैंने इससे कहा, ये क्या मामला है? जाती तो तुम अच्छी भली हो और वापस आती हो तो तुम्हारी टांगें तुम्हारा साथ नहीं देती। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अपनी माँ से ही जाकर पूछ ले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपकी माँ मेरे साथ कर रही है, इसके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। इतना सख्त अजाब आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मैंने इसे फिर से मार शुरू कर दिया। इसे भी इस बात का पता होता था, लेकिन मार खाकर अब वो ढीठ हो गई थी। अब मेरी बीवी रोज ही लंगड़ा कर चलती थी। मेरी माँ पता नहीं इससे क्या करवाती रहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी, ताकि मैं इसे अपनी उम्मी के कमरे में सोने से मना कर दूं और वो मेरे कमरे में ही रहे। इस तरह हमारा रिश्ता भी खराब हो रहा था, जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही थी। अभी तक हमारे यहां औलाद भी नहीं हो रही थी।
मेरी उम्मी इस बात पर भी बहुत वावेला करती थीं कि औलाद पैदा हो जाए, पर औलाद कैसे होती जब हमारे मामलात ही आपस में ठीक नहीं थे। एक दिन उम्मी के इसरार पर बीवी को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने अजीब सी बात कर दी। उन्होंने कहा, आपकी बीवी तो बहुत कमजोर है, आप अपनी बीवी को आराम करने दिया करें। डॉक्टर ने अजीब से लहजे में ये बात की थी। मैं सोच रहा था कि इसको तो आराम ही आराम है। मैंने बीवी को कहा कि तुमने डॉक्टर को कुछ कहा होगा, तुमने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। उसने कहा, मैंने कोई बात नहीं की, अगर आपने मुझसे इस बारे में कोई किस्म लेनी है तो आप किस्म ले ले। मेरी बीवी अब मुझसे भी बदतमीजी करने लगी थी। इसे पता था उसके बदले बस मुझे मार पड़ेगी। वो बहुत ज्यादा खुद सर हो गई थी। मैं इसे मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उसकी जिंदगी तंग कर दी थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा जाएगी। एक दिन सुबह हुई तो मेरी माँ मुझे आवाजें दे रही थी, कह रही थी, तेरी बीवी कहाँ मर गई, कोई तो मुझे पानी पिलो दे। मैं समझ गया कि उम्मी पानी मांग रही है। फिर मैं सोचने लगा, मेरी बीवी कहाँ गई है। उसने उम्मी को पानी क्यों नहीं पिलाया, कहीं मजे से सो तो नहीं रही। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, पर फिर भी मैं उठ गया। उम्मी के कमरे में गया तो वो पानी मांग रही थी। वो मेरी बीवी के साथ साथ मुझे भी बातें सुना रही थी। मैंने इनको पानी पिलाया। मैंने कहा, तहमीना कहाँ गई है। उन्होंने कहा, पता नहीं कहाँ मर गई है, मुझे लगा तेरे कमरे में चली गई है, तूने इसे अपने पास बुला लिया होगा। तेरा भी तो इसके बगैर दिल नहीं लगता। एक तरफ तो उसे पागलों की तरह मारता है, दूसरी तरफ इसके बगैर भी नहीं रह सकता। मैंने कहा, उम्मी मैंने इसे अपने कमरे में नहीं बुला, या वो तो आपके कमरे में सो रही थी, बाथरूम में गई होगी। उम्मी ने कहा, अभी तक वापस क्यों नहीं आ रही। मैंने जाकर बाथरूम में चेक किया तो वो वहां भी नहीं थी, सच में भी नहीं थी। मैं हैरान रह गया, मेरी बीवी कहाँ चली गई। मैंने उम्मी को आकर बताया कि वो तो घर पर नहीं है। उम्मी ने कहा, लगता है अपनी अम्मा के घर चली गई है, क्योंकि मेरी बीवी की माँ का घर ज्यादा दूर नहीं था। मैं फिर सोचने लगा, मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई, आने दो जरा, आज उसकी क्लास लगाऊंगा। वहां गया तो पता चला वहां भी नहीं थी। मुझे लगा वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, पूरा घर देख लो, वो यहां नहीं है, और इस सवाल का जवाब तो तुम दो कि हमारी बेटी कहाँ है। तुम उसे क्यों तलाश करते फिर रहे हो, क्या वो कहीं चली गई है। 2-4 घंटों में ये बात साबित हो गई कि मेरी बीवी घर से भाग चुकी थी। वो घर में नहीं थी, अपनी माँ के घर भी नहीं थी। इसने घर से तो कोई चीज उठाई ही ना थी, ना पीछे कोई पैगाम छोड़ा था, बस वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। मेरी उम्मी तो मुझसे ज्यादा परेशान थी, कहने लगी, मैं तो लट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। वो हमारा मुंह काला करके भाग गई, अब हमारा किया होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, उम्मी आप क्यों इतना शोर कर रही हैं। आपकी आवाजें सुन सुनकर मैं परेशान हो रहा हूं। मेरी उम्मी ने कहा, क्या पता है वो क्या ले गई है। मैंने कहा, क्या मतलब, समझाई मुझे, क्या ले गई। उम्मी ने कहा, मैं नहीं समझा सकती, मुझे पहले मेरी बीवी पर गुस्सा आता था, मैं इसे बुरा भला कह रहा था, दिल ही दिल में इसे कोस रहा था, लेकिन जब रात होती तो मैं ये सोचने लगता कि जिन हालात में मैंने इसे रखा हुआ था वो भागती ना तो क्या करती। अरे इसे तो बहुत पहले भाग जाना चाहिए था। एक तो मेरी माँ ऐसी जिद्दी और गुस्से वाली औरत है, और बीमार होकर वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मेरी बीवी के साथ तो वो कभी प्यार से बात नहीं करती थी, मेरी बीवी जैसी भी थी उनकी खिदमत तो करती थी, पर उम्मी ने कभी इसे मोहब्बत से 2 लफ्ज नहीं बोले थे, हमेशा इसे बातें ही सुनाती रही। इसे तो पहले ही भाग जाना चाहिए था। कभी मुझे बीवी पर गुस्सा आता तो कभी ऐसा लगता कि इसने जो किया है ठीक किया है, लेकिन अगर वो किसी के साथ भागी थी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी के साथ भागी थी। शायद यूं ही कहीं चली गई थी। मैंने तो उसे फोन भी नहीं लेकर दिया था। मैंने कहा, फोन में लगी रहोगी तो घर के काम कैसे करोगे। मुझे अपनी बीवी की बड़ी याद आ रही थी। माँ रमजान का महीना लग चुका था, उम्मी रोजे नहीं रख रही थी, मगर मैं रोजे रख रहा था। आज 2 सर रोजा था, मैं रात को जाग रहा था, मुझे मेरी माँ ने आवाज नहीं दी।
मैंने भी सिक का सांस लिया। 3-4 दिन अपनी उम्मी की खिदमत की तो मुझे पता लग गया कि मेरी बीवी उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रही थी। अपनी माँ का सगा बेटा होकर भी मैं उनसे तंग आ गया था। तो किया, सुबह सहरी के वक्त भी उम्मी ने मुझे आवाज नहीं दी। मैंने भी सिक का सांस लिया। मुझे लगा वो सुकून से सो रही ही मैं सहरी करके सुकून से सो गया, वरना सहरी के वक्त उम्मी बहुत तंग करती थी। मुझे उठाने की कोशिश करो, मुझे ये खिलो तो मुझे वो खिलो। मैं उन्हें कैसे समझाता कि अब कभी नहीं चल सकती, लेकिन आज उनकी आवाज नहीं आई। मेरी आंख खिली तो मैं हैरान रह गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं तो ऐसे बेखबर हो के सोया हुआ था कि मुझे पता ही न चला। लेकिन मेरी उम्मी ने अभी तक आवाज क्यों ना दी। जब मैं अपनी उम्मी के कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं फूट फूट कर रोने लगा, उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा। वो इस दुनिया में नहीं थी। मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर दिया, अपनी चाची को, खाला को, पेयो पेयो वगैरह को। यही हमारे रिश्तेदार थे। मैंने उन्हें बताया कि उम्मी इस दुनिया से चली गई है। उनको मेरी माँ से लाख शिकवे थे। वो मेरी माँ को पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी तो जाहिर है उन्होंने ही आना था। उन्हें पता था कि मैं अकेला हूं। बीवी तो मेरी पहले ही भाग गई है। वो सब लोग आ गए थे। हमारे घर में फोतगी का माहौल बन गया था। कफन दफन के बाद मुझे सबके लिए इफ्तारी का इंतजाम करना था। बाकी कफन दफन का इंतजाम औरतों ने करना था। उम्मी को गुस्ल वगैरह उन्होंने करवाना था। बाकी दीगर मामलात मेरे कजिन वगैरह संभाल रहे थे। लेकिन मुझे एक अजीब सी बात बताई गई। उन्होंने कहा, कोई भी औरत तुम्हारी उम्मी को गुस्ल देने को तैयार नहीं है। जो भी औरत गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ती है वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती, चीखें मारती और वहां से भाग जाती है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी फूफो एक चारपाई पर पड़ी थी। उनके दांत बंद हो चुके थे। उनको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा शायद दुख और अफसोस से इनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब औरतों ने बताया कि ये गुस्ल देने के लिए अंदर गई तो उनकी ये हालत हो गई है। मैं हैरान हो रहा था क्योंकि कोई भी औरत उम्मी को गुस्ल देने को तैयार नहीं थी। मैंने अपनी एक खाला से कहा, उम्मी अब की बहन है और बहनों को ही बहनों का एहसास होता है, अब ये काम करवा दें, देर हो रही है। उन्होंने कहा, ना बेटा ना, मैं नहीं जा सकती। मैं तो ऐसे ही दिल की मरीजा हूं। इसकी हालत देखकर दिल बैठ रहा है। पता नहीं तुम्हारी मां पर किस बात का अजाब आ रहा है। जरूर उसने कोई हरकत की है, वरना ऐसा ना होता। मैंने कहा, आप लोगों को अभी भी अपनी दुश्मनी की पड़ी है। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। अब तो आप लोग ये हरकतें छोड़ दें, अपने दिल का बोझ निकाल दें। उन्होंने कहा, बेटा बात दुश्मनी की नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाकर देख लो। मैंने कहा, हाँ मैं खुद ही चला जाऊंगा, खुद ही अपनी माँ को गुस्ल दे लूंगा, कोई ना कोई तरीका कर लूंगा, लेकिन आप लोगों की मोहताजी नहीं करूंगा। अब सब लोग डर का बहाना बनाकर बैठे हैं। मेरी माँ ने ऐसा क्या है। जहां मेरी माँ को रखा गया था मैं इस तरफ गया, मगर ये देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ की आंखें पत्थर की तरह खिली हुई थीं। एक पल को तो मैं डर भी गया। उनके वजूद से अजीब किस्म की बदबू उठ रही थी और ऐसे लगता था जैसे किसी चीज को आग लगी हुई हो। मुझे डर लग रहा था। मेरा हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं वहां से बाहर आ गया। सामने मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने मेरी बीवी खड़ी थी। उसने कहा, हट जाओ, मैं गुस्ल देती हूं। वो अंदर चली गई। मैं इससे कोई सवाल न कर सका। उसने पहले कुरान पाक की तिलावत की और फिर मेरी माँ को गुस्ल दिया और फिर मेरी माँ को दफना दिया गया। कब्रिस्तान में भी अजीब सा वाकया हुआ। कब्र का मुंह बंद करते थे तो मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। न जाने मिट्टी कहाँ जा रही थी। ऐसा लगता था मिट्टी कम पड़ गई है, जबकि वही मिट्टी इसी जमीन से तो निकाली गई थी, इसी में वापस डाल रहे थे। फिर कहीं और से मिट्टी उठाकर लाए और बड़ी मुश्किल से कब्र का मुंह बंद किया गया। सारे मेहमान चले गए। रात हुई तो मेरी बीवी मेरे पास आकर बैठी और मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने कहा, कहाँ चली गई थी तुम? इतना तो पूछने का हक है मेरा। उसने कहा, हाँ पूछने का हक है। मैं गांव चली गई थी,
वहां पर मेरे एक मामू रहते हैं और अपने घर वालों को कहा था कि वो आपको ना बताएं कि मैं इधर गई हूं। मैं तंग आ गई थी इसीलिए भाग गई थी। मैंने कहा क्यों तंग आ गई थी? मेरी बीवी ने अजीब सी बात बताई। उसने कहा आपकी उम्मी की एक दोस्त ने आपकी उम्मी को एक अमल बताया था। कहा कि किसी जवान लड़की को सारी रात एक टांग पर खड़ा करके रखो तो तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी। आपकी उम्मी सारी रात मुझसे ये काम करवाती थी और मुझे कहती थी अगर मैंने ये बात आपको बताई तो आप मुझे तलाक दे देंगे। इसलिए मैं डर के ये सब कुछ करती रही। एक तो आपकी माँ मुझे आपसे दूर रखती थी और दूसरा मुझ पर यह जुल्म करती थी। मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआएं निकलती थीं। सारी रात एक टांग पर खड़े होना कोई मजाक नहीं है। मेरी बीवी ने रूकर मुझे ये बात बताई। उसने कहा इसलिए मैं भाग गई थी। मैंने अपनी बीवी को कहा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ये सब कुछ करेगी। वो पढ़ी लिखी होकर इतनी जाहिल कैसे हो सकती है? शायद बीमारी इंसान ऐसे कर देती है। मुझे मुआफ कर दो। मैंने अपनी बीवी से मुआफी मांगी तो इसने मुझे फौरन मुआफ कर दिया। अब मैं अपनी बीवी के साथ इसी घर में सुकून से रहता हूं। हमारी औलाद होने वाली है। डॉक्टर ने बताया है कि मैं जल्द ही एक बेटे का बाप बनने वाला हूं। मैं अपनी मां की कब्र पर जाता हूं, फातिहा खानी करता हूं और उनकी मगफिरत की दुआ करता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप लोग बताएं कि इस सब में मेरी क्या गलती थी? मुझे तो लगता है गलती मेरी ही थी। अब मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूं और उसे खुश रखने की भी कोशिश करता हूं। नाज़रीन, मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जज़ाकम अल्लाह खैर।